हेलो स्टूडेंट्स। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों? ठीक है। हेलो हेलो बेटा, मॉर्निंग। कैसे हो आप? ठीक बेटा, फाइन ही रहो। और बताओ। बच्चों को ज्वाइन होने दो, थोड़ी सी देर वेट करते हैं फिर करवाते हैं। ठीक है बेटा, अभी कम बच्चे हैं। यहाँ से आपकी क्लास रिकॉर्डिंग हो गई। ये पीडीएफ अरे बोले सब कुछ तो दूसरे इसको कर लिया। नीचे पढ़ो थाली के। हाँ जी बेटा, आपकी ज्योग्राफी की 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, हाफ सिलेबस। आज हम आपकी पॉलिटिकल को स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है बेटा। हेलो हेलो। हाँ जी, अपने रफ नोटबुक को निकाल के बैठिए साथ में। हेलो, हाँ बेटा, रफ नोटबुक निकालो, डेट डालो। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, अपनी बुक लेके बैठिए बेटा, लोकतांत्रिक राजनीति यानी पॉलिटिकल का फर्स्ट लेसन। ओके, उसमें आपका हाफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। पहले हम हाफ को पूरा करेंगे, उसके बाद आज चलते हैं हम अपने लेसन फर्स्ट पर। बुक ओपन कीजिए, अपनी अपनी बुक ले आइए। पहला चैप्टर है आपका लोकतंत्र क्या और क्यों। लोकतंत्र की हमें क्यों जरूरत पड़ती है और ये है क्या। ठीक है, चलिए बेटा। ज्वाइन आज फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ, थोड़ा बच्चे से ज्यादा से ज्वाइन हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं अपने सब्जेक्ट को बढ़ाते हैं। हाँ जी बेटा, निकालिए अपनी बुक का लेसन फर्स्ट पॉलिटिकल का। अपनी अपनी बुक ले आइए, 2 मिनट आपको इसीलिए रिलैक्स दिया है। लेसन का नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों। चैप्टर फर्स्ट, लोकतंत्र क्या और क्यों। सबसे पहले आपको लोकतंत्र किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन समझ आनी चाहिए कि लोकतंत्र है क्या और ये क्यों है। लोकतंत्र क्या और क्यों, इसे जरूरत क्यों पड़ी कि लागू किया गया। पहली बात तो लोकतंत्र है क्या, फिर इसे स्वीकार क्यों किया गया और लोकतंत्र क्यों।
चैप्टर का नाम जरूर डालो, बुक का जरूर डालो, क्योंकि आज आपकी बुक चेंज होकर आइए पॉलिटिकल साइंस को हम पढ़ रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो है हमारा वो है लोकतंत्र किसे कहते हैं, क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अपनी बुक का पेज नंबर निकालिए आप 25। ठीक है, जो फर्स्ट लेसन है आपका समकालीन विश्व में लोकतंत्र, वो नहीं है सिलेबस में, इसलिए हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना आप जो मैं बोल रही हूँ, हमें सेकंड लेसन से स्टार्ट करना है। फर्स्ट चैप्टर आपका कट हो गया है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। परिचय, बुक से रीडिंग कर रहे हैं, मैं एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिए। पिछले अध्याय की कथाओं और विश्लेषणों से, यानी पिछले अध्याय में हमने जो पढ़ा और जो भी हमने तथ्य किए उससे इस बात का आभास हुआ कि लोकतंत्र कैसा होता है, कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। उन कथाओं में हमने कुछ सरकारों को लोकतांत्रिक कहा था। तो क्यों कहा था उनको हमने लोकतांत्रिक, उसका रीजन क्या था। और हमने देखा कुछ गैर लोकतांत्रिक थी, यानी लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक भी हम उसे कह सकते हैं। हमने देखा कि इनमें से कुछ देशों की सरकारें औरों से भिन्न है। आइए अब इन कथाओं से हम कुछ सबक सीखें और कुछ और बुनियादी सवाल पूछें। लोकतंत्र क्या है, यानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरू करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। यानी विदाउट रीडिंग हमें नहीं पता लगेगा कि कौन सी लोकतांत्रिक सरकार है, कौन सी गैर लोकतांत्रिक है, इसलिए हमें उनका अध्ययन करना पड़ेगा। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बेहतर परिभाषा कर पाएंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि समकालीन दुनिया में, यानी आज जो दुनिया में चलन है, लोकतंत्र ही सबसे प्रिय लोक शासन पद्धति। क्यों? क्योंकि आज जहां भी जिन जिन देशों में जो जो भी सरकारें हैं वो सब लोकतंत्र पर आधारित होकर कार्य करती हैं। तो ऐसा क्या है, लोकतंत्र की क्या विशेषता है, कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। बहुत सारे सवाल उठते हैं, लोकतंत्र क्या है, क्या ये गैर लोकतंत्र से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्या ये शासन का सर्वोत्तम शासन की प्रणाली है। इन सवालों पर हम इस अध्याय को पढ़ने के बाद चर्चा करेंगे। तो आइए, हमारा जो टॉपिक है कि लोकतंत्र क्या है। पिछले अध्याय में हमने दुनिया के कुछ हिस्सों के अनेक विवरण पढ़े। इन विवरणों में हमने अनेक शासन व्यवस्थाओं और संगठनों पर चर्चा की। देखिए, बिना किसी भी देश की शासन व्यवस्था का अध्ययन किए हम लोकतंत्र के बारे में नहीं बता सकते हैं कि वहां पर कैसी शासन व्यवस्था है। दूसरों को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा गया। क्या हम जिन्हें लोकतांत्रिक कहते हैं उन सभी देशों की सरकारों के बारे में कोई एक बड़ी चीज याद कर सकते हैं? पिनोसे के शासन से पहले और बाद का चिले, पिछला चैप्टर कट गया ना, ये सब चीजें उसमें थी, लेकिन मैं करवाऊंगी आपको। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद का पोलैंड, एनक्रूमा की सरकार के शुरुआती दौर का गाना, इन सभी सरकारों में कौन सी एक बात समान है, हम इन्हें लोकतांत्रिक सरकार क्यों कहते हैं। ठीक है, पिनोसे के दौर वाले चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाले पोलैंड और घाना में एनक्रूमा के बाद वाले शासन काल में क्या अंतर है। हमने रीडिंग नहीं की ना फर्स्ट चैप्टर की, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ आएगा। क्या इन सरकारों और म्यांमार के सैनिक शासन में समानता है, हम इन सरकारों को गैर लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं। इन्हीं बातों के आधार पर सरकार की कुछ विशेषताएं हैं, यानी सरकार के कौन से दो रूप है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। सरकारें दो तरह से काम करती हैं, दो रूपों में काम करती हैं। एक होती है, वैसे सरकारों के बहुत सारे रूप है, एक तानाशाही, तानाशाही में सभी शक्तियां किसी एक निजी व्यक्ति के हाथ में होती है। दूसरी होती है लोकतंत्र, जिसमें लोगों के प्रतिनिधि चुने गए जाते हैं, यानी लोग अपने ही बीच से अपने ही प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। और गैर लोकतांत्रिक, जहां पर स्वेच्छाचारी, या तो राष्ट्रपति शासन होगा या लोगों का शासन होगा।
जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना धीरे धीरे समझ आता जाएगा, ध्यान से बैठे रहिए। परिभाषा की जरूरत क्यों क्यों पड़ी? आगे बढ़ने से पहले आई सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंगदोह ने उनके सवालों का जवाब दिया। ये बाहर की भाषा है इसलिए ऐसे ही मिलेगी और ऐसे ही इसमें वर्ड्स यूज होंगे। कक्षा के अन्य छात्रा भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। चर्चा क्या थी देखिए, मैरी क्या कहती है, मैडम मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। एक अध्याय तक किस्सों और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की चर्चा में लगा दिया। अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले वाले अध्याय अब तो क्या ये ठीक है? लिंग दो मैडम, मैडम क्या कहते हैं, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में तो ऐसा नहीं करते ना? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत संतुष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करते ही हम इनका अर्थ जानते हैं। फिर मेरी कहती है परिभाषा की जरूरत क्यों है? लिंग दो मैडम कहती है हमें परिभाषा की जरूरत, यानी किसी भी चीज को जानने की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हम किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी करते हैं, महसूस होती है हमें। जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में भी फर्क करना हो, तो हम उस लोकतंत्र पर, इसी तरह से लोकतंत्र है वो उदाहरण दे रहा है कि सामान्य चीजों को भी जब हम सामने रहते हुए नहीं जान पाते तो उसकी परिभाषा को जानना जरूरी हो जाता है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग ढंग से करते हैं। तो इस तरह से ये विवाद चलता है किस किस के बीच? लिंग दो मैडम के बीच और मैरी के बीच। फिर लेसन पर आते हैं हम, ये चर्चा है, आप पढ़ लेना इसको घर पे, इससे कुछ विशेष नहीं निकलना। अब अपने पेज नंबर 27 पर आइए। उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करती है। सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी, जो अभी चर्चा हुई मेरी मैडम के बीच में। और पिछले अध्याय में हमने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत सरल पैमाने की पहचान की थी। वह पैमाना था क्या? लोकतांत्रिक सरकार कौन सी होती है? जिसमें लोगों के पास अपनी सरकार को बनाने का अधिकार हो। यानी सरल परिभाषा में हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं बताती हूँ। पहली बार इतना पढ़ने के बाद एक चीज समझ आएगी आपको, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। यानी सरकार का ऐसा रूप जिसमें सरकार का ऐसा रूप जिसमें लोग अपनी सरकार को खुद से चयन करते हैं, अपनी सरकार को खुद से बनाते हैं। ऐसा जिसमें लोग अपने शासकों का चयन खुद करते हैं। देखिए हमारे बीच में से जो नेता लोग हैं हमारे बीच में से चुनकर जाते हैं। बहुत सारे लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं लेकिन हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही है, आगे जाकर हमारे लिए काम कर सकता है। नेता हम उसी को बनाएंगे ना जो हमारी बातों को सुनेगा, हमारी नीड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आगे तक पहुंचाएगा, आगे सरकार की जो योजना है वो हम तक आएगी, तभी तो हम अपने आगे किसी भी काम को कर पाएंगे। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र, लोग ठीक है, प्लस तंत्र, शासन। तंत्र का मतलब शासन, लोगों का शासन। लोग एक तरह से खुद ही शासन करते हैं, यहाँ पर अपनी ही सरकार को वो चुनकर आगे भेजते हैं, अपने में से ही किसी व्यक्ति को वो शासक बनाते हैं जो उन पर राज करता है। अब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है तो लोग भी तो सुनेगी, इसलिए लोकतंत्र सबसे बेहतर सरकार मानी गई है। यह एक शुरुआत है। ये परिभाषा बहुत स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर बता देगी। कैसे? म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। म्यांमार का उदाहरण दे रही है। म्यांमार में क्या है कि लोगों ने जहां जो
वहां पर जो भी लोग हैं वो खुद से शासक नहीं चुनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर गैर लोकतांत्रिक सरकार है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, यानी जो सेनापति था, जो पूरी सेना को कंट्रोल करता था, वे खुद शासक बन गए। तो ये कौन सा शासन होगा? तानाशाह। तानाशाह शासन में राष्ट्रपति या कोई जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, चाहे राजा हो, वो खुद से शासन करे और बाकी किसी की ना माने, तो ऐसा शासन क्या कहलाता है? अलोकतांत्रिक, एक तरह से तानाशाह। इसमें पिनोसे जैसे तानाशाहों का लोग चुनाव नहीं करते, क्योंकि वो लोगों को इतनी पावर ही नहीं देते, इतने अधिकार ही नहीं देते कि लोग उन्हें चुनकर सरकार तक भेजे। वहां पर यही बात कहां पर लागू होती है? राजशाहियों पर, जहां पर राज दरबार होते हैं, जहां राजाओं का शासन होता है, जहां राष्ट्रपति शासन होता है, वहां पर जनता की नहीं चलती है। वहां क्या होता है कि वो खुद से कभी सेना की मदद से हमला कर दिया और खुद को सर्वशक्तिशाली बताकर शासन करते हैं, तख्ता पलट करके एक ही रातों रात, जैसे अमेरिका यहाँ पाकिस्तान में हुआ था। तो इस तरह से सऊदी अरब के लोग भी कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसने किस किस का दिया? म्यांमार का, म्यांमार, सऊदी अरब। यहाँ ऐसे देश हैं यहाँ पर लोगों द्वारा चुनाव नहीं होता, सरकारें सेनापति शासन के थ्रू बनती हैं या राजाओं के द्वारा, राजशाहों के द्वारा। यह बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें ये हक मिला है, यानी अपने कामों से उन्होंने कोई ऐसी छवि नहीं बनाई कि लोग उन्हें चुनकर आगे तक भेजे ना। वहां पर इस तरह की शासन प्रणाली है। वहां पर शासन प्रणाली है तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, सैन्य शासन प्रणाली है या राजशाही शासन प्रणाली है। कुछ जगह के उसने एग्जाम्पल दिए, म्यांमार का, सऊदी अरब का और पिनोसे का। यहाँ पर लोग अपने आप खुद को राजा बना लेते हैं अपनी ताकत के बल पर। लेकिन यह सरल पूर्ण परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त भी नहीं है। इससे हमें ये बात समझ आती है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। आप एक बात को अंडरलाइन कर लो इसको, यहाँ पर लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन भी क्या कहते हैं? लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? क्या? लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि लोगों का शासन है, लोगों में से ही सरकार बनती है, लोगों के लिए ही वो सरकार चुनकर काम करती है और लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाई जाती है। इसलिए वो कौन सी शासन प्रणाली होगी? लोकतंत्र की। बस आप इतना ध्यान रखिए कि लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों के शासन को। ठीक है। हम अध्याय 4 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या नहीं हो, खुद को अलोकतांत्रिक कहती हो या कहलाना चाहती हो, हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच में फर्क समझ आ जाएगा। यह काम हम तब कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा को अच्छी तरह से जान लेंगे कि लोकतंत्र कहते किसे हैं, लोकतांत्रिक सरकारों की विशेषताओं को जाने। अब ये लोकतंत्र की सरकारें आगे क्या है वो बता रहे हैं। लोकतंत्र सरकार का कौन सा रूप है? सैनिक शासन या राजतंत्र, जिसमें लोकतंत्र कई तरह से चुना जाता है, लेकिन लोगों का जहां पर शासन होगा वहां पर लोकतंत्र प्रणाली होगी। बाकी सब जगह पर राजा है तो राजशाही, सैन्य शासन है तो सेनापति शासन। लोकतंत्र केवल एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इसकी विशेषता क्या है? उससे पहले हम लोकतंत्र के रूप क्या है, कितने प्रकार का हो सकता है लोकतंत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र के रूप, अभी आपने लेसन को पढ़ा कौन कौन से? एक, तानाशाह, दूसरा सैन्य प्रशासन, तीसरा लोकतंत्र और चौथा अलोकतंत्र या गैरतंत्र। ठीक है। तो तानाशाही वो शासन होता है जिसमें जो राज्य की शक्तियां होती है वो कुछ एक लोगों के हाथ में, पूरा ग्रुप हो सकता है या कोई एक व्यक्ति हो सकता है। राजशाही ऐसा जिसमें राज परिवार से संबंधित व्यक्ति ही राज्य करेंगे, वंशानुगत आधार पर वो राज्य चलता रहता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई बहुत ही अच्छे काम करते हो तो उसको हटाकर कोई दूसरा जाएगा, नहीं। एक राजशाही परंपरा होती है जिसमें उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं
उनके बेटे पोते वंशज जो भी होते हैं उसमें वो सब एक के बाद दूसरा शासन करता हुआ चला जाता है। और लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकारों का शासन होता है, लेकिन वो सरकारें लोगों द्वारा चुनी जाती हैं। चौथा, गैर लोकतांत्रिक, एक ऐसी प्रकार की सरकार जिसमें लोगों का कोई अधिकार नहीं होता कि वो सरकार के मामलों में कोई हस्तक्षेप करे, सरकार की अवहेलना करे, सरकार के किसी आदेश को ना माने। ठीक है। अब लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, कई सवाल उठते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? शासक का मतलब किसी भी गद्दी पर शासन करने वाला, किसी भी देश को चलाने वाला। किसी सरकार को लोकतंत्र कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनना जरूरी आवश्यक है? लोकतंत्र में कौन से फैसले जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के, ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये क्वेश्चन उठ सकते हैं दिमाग में। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? जब चुनाव होते हैं तो वो लोकतांत्रिक कैसे बनते हैं? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक कर सकते हैं? एक शासन प्रणाली को चलाने के लिए जो भी आवश्यक क्वेश्चंस दिमाग में उठते हैं उन सबका सॉल्यूशन इस लेसन में है। सरकार के किस स्वरूप को हम लोकतांत्रिक कहेंगे? सरकार का कौन सा स्वरूप होता है जिसे हम लोकतांत्रिक कहेंगे? तो उदाहरण दे रहा, देखिए, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। ठीक है, अब हमने ये रूप पढ़ ली। उसके बाद हम देखते हैं, हम एक एग्जांपल किसका दे रहा है? पाकिस्तान का, जहां पर कैसा शासन है अभी पता लग जाएगा जब रीडिंग करोगे। 1999 का उसने क्या उदाहरण दिया कि वहां पर पाकिस्तान में किसका शासन था? जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, जनरल, ज्यादा पीछे की बात नहीं है, अभी किस चल रहा है? परवेज मुशर्रफ। करंट का ही उदाहरण दिया है इन्होंने क्या किया? कैसे तख्ता पलट किया? तख्ता पलट का मतलब है रातों रात शासन का बदल जाना। आज किसी की सरकार है और पता लगता है कि सुबह किसी और का कब्जा हो गया देश पर। कैसे होता है ऐसा? देखिए, उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका। क्यों? क्योंकि वो सेनापति था, उसके हाथ में सेना की शक्तियां थी और देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। उसने अपने आप को देश का सबसे बड़ा कार्यपालक घोषित कर दिया। उसने सबसे पहले क्या किया? अलोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई। दूसरी विशेषता क्या है? लोकतांत्रिक, यानी लोगों ने जिसको चुना था ऐसे राजा को हटा दिया। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को, अपदस्थ का मतलब है चुनी गई सरकार को अपदस्थ यानी हटा दिया। आप यहीं पे लिख सकते हो हटा दिया, इन्होंने सिंपल वर्ड हटा दिया। कैसे हटाया? उसकी प्रक्रिया क्या की? कैसे तख्ता पलट किया? और खुद को क्या किया? उसने कार्यपारी घोषित कर दिया। देखो यहाँ पर खुद को कार्यकारी घोषित कर दिया। दो 2002 में कार्यकारी का मतलब है कार्यपालक कौन होता है देश का? एक राष्ट्रपति। सारी शक्तियां जो होती है वो एक राष्ट्रपति के नाम पर होती है। खुद को कार्यकारी घोषित कर दिया 2002 में। 1999 में तो उसने खुद को कार्यकारी घोषित कर दिया। 2002 में एक जनमत संग्रह किया, यानी जनमत सभी लोगों को इकट्ठा किया और 5 साल के लिए अपना कार्यकाल बढ़वा लिया। जो कार्यकाल था बिना कोई इलेक्शन किए, बिना कोई सलाह लिए, उसने अपने आप जोर जबरदस्ती से 5 साल के लिए अपने समय को आगे बढ़ा लिया। सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती है, उसने अपना टाइम आगे कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानव अधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि यह जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। देखिए, ना तो कभी इलेक्शन हुए, ना कोई चुनाव प्रणाली हुई, ना लोगों की सलाह ली, ना कोई मंत्रिमंडल बैठा, एक अकेला व्यक्ति अपने लिए टाइम को 5 साल लोगों को इकट्ठा करके जबरदस्ती बढ़वा लेता था। धोखाधड़ी तो है। तो लोगों ने किन किन ने आरोप लगाए? जो पावरफुल लोग थे। कौन कौन थे? मीडिया। मीडिया से पावरफुल कोई नहीं हो सकता, सारी नॉलेज दे देते हैं, सारी न्यूज छापते हैं। उन्होंने जो मानव अधिकार संगठन थे, मानव के अधिकारों के लिए बनाए गए ऐसे संगठन जो उनकी रक्षा करते हैं और लोकतंत्र के लिए जो भी नेता लोग काम करते हैं, उन्होंने क्या आरोप लगाया
कि ये जनमत जो है ये एक धोखाधड़ी है, इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। अगस्त 2000 में उन्होंने 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, अंडरलाइन करते जाना इस लाइन को, ऐसा आदेश जिसके जरिए पाकिस्तान का संविधान बदला जा सकता था, उसको क्या कहा गया? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, यानी बिल्कुल एक जो शाही शासन होता है ना, जो आदेश निकालता है, उस तरह से उसने एक आदेश निकाला और पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। ये क्या था उसमें? देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। उसने खुद को कार्यपालक घोषित कर दिया, सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। किसने? परवेज मुशर्रफ ने। और क्या कहा उसने कि एक राष्ट्रपति ही ऐसा व्यक्ति है जो जिसके पास इतनी पावर है कि वो जितनी भी राष्ट्रीय असेंबली है या प्रांतीय असेंबली है, राज्य असेंबलियां है या राष्ट्रीय असेंबलियां है, सबको खत्म कर सकता है। यानी उसे किसी असेंबली की जरूरत नहीं, किसी मंत्रिमंडल की। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है। यानी जो पाकिस्तान में मंत्रिपरिषद है, वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य कौन होते हैं? फौजी। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव करवाएंगे। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव तो हुए, लेकिन चली किसकी? परवेज मुशर्रफ की। तो उस चुनाव को हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों ने अपनी स्वेच्छा से कोई भी काम नहीं किया। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च अधिकार किसके पास गए? सेना के अधिकारियों के पास। और जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो भी शासन किया, ये एक सेनापति था, उसी के दम पर इसने ये सब कुछ किया। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको इतना? हेलो हेलो हेलो। हाँ, करनी मस्त है, इसलिए, नहीं तो आपको थोड़ा थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है कि कम समझ आ रहा है। एक बार मैं ये पढ़ा के चैप्टर फिर समरी करा दूंगी, ठीक है? क्योंकि रीडिंग को तो हम छोड़ नहीं सकते, तो पढ़नी है, रीडिंग है, तो इसी से ही आपको समझ आएगा। थोड़ा बहुत यहाँ से लो, फिर मैं समरी करा दूंगी। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक एक ऐसी सरकार होती है जहां लोग अपनी मर्जी से अपने शासक को चुनकर भेजते हैं, ठीक है? और अब्राहम लिंकन ने भी लोकतंत्र के लिए क्या कहा कि ये लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाई गई सरकार है। लेकिन एक एग्जांपल यहाँ पर किसका दिया गया? पाकिस्तान का। किसका? परवेज मुशर्रफ का, जिसने कोई लोगों की नहीं सुनी। उसने अपनी मर्जी से सैन्य प्रशासन के जोर पर रातों रात तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार बनाई। कैसे? 1999 में वो खुद देश का मुख्य कार्यकारी पालक बना। 2002 में उसने खुद को जनमत संग्रह हासिल किया और लोगों को इकट्ठा करके उसने अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़वा दिया जनमत संग्रह में। चाहे लोग खुश नहीं थे, लेकिन एक दबाव बनाकर उसने अपने समय को आगे करवा लिया। उसके बाद 5 साल का समय होने के बाद उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया, ताकि वहां पर कोई विवाद ही ना हो, कहीं उसकी बात को कोई नकार ही ना सके। उसने अपने काम पुख्ता कर लिए। उसके बाद उसमें लीगल फ्रेमवर्क में क्या था कि सारे अधिकार किसको दे दिए गए? पाकिस्तान के कार्यपालक को। वो संविधान भी बदल सकता है, असेंबलियों को भी भंग कर सकता है, चाहे वो राष्ट्रीय असेंबली हो चाहे वो प्रांतीय असेंबली हो। और ये सारे अधिकार, वैसे तो फौजी जो एक उनकी वो बनी हुई है मंत्रिपरिषद, उसमें अधिकतर फौजी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने किसी की नहीं सुनी, खुद अपनी चलाई। तो इस प्रकार प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार मिले, लेकिन वो सही नहीं थे। अब क्या कह सकते हैं कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ने कहने की उनकी ठोस कारण है ही ठोस कारण, क्योंकि पुख्ता कारण नहीं है कि कोई भी एक कानूनी ढंग से काम नहीं हुआ। लोकतांत्रिक सरकारों में संविधान की मदद से, कानून की मदद से काम होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? ये सवाल आता है। आपने पढ़ा लेसन किया है? नहीं किया ना? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं है। एक नाम मात्र का चुनाव हुआ जिसमें असेंबलियों ने अपने शासक को चुना, लेकिन वो स्पष्ट नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में था।
इसलिए जनता द्वारा, और वो जनता द्वारा नहीं चुना गया, इसलिए पुख्ता हम इसको लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। ऐसे ये कौन सा शासन हुआ? तानाशाही। राजशाही वाली अनेक संस्था, अनेक ऐसी स्थानीय संस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, जहां पर औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, लेकिन उनकी जो सत्ता होती है ना, वो उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। तो ऐसे लोगों को भी हम क्या कहेंगे? अलोकतांत्रिक। अब पाकिस्तान का उदाहरण ले लो, यहाँ जनता ने नहीं चुना परवेज मुशर्रफ को, लेकिन असेंबलियों के मेंबर्स को चुना, लेकिन उनकी चली तो नहीं ना, चलाई किसने? परवेज मुशर्रफ ने अपनी। तो इसी तरह से हमने पिछले अध्याय में पोलैंड संघ, समकालीन इराक, अमेरिका और विभिन्न प्रकार के देश जो भी थे उनके बारे में अध्ययन किया। इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता हमारी कंप्लीट होती है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। लास्ट की जो 3 लाइनें, इनको अंडरलाइन कर लो, याद करना। एक पहली विशेषता निकल कर आई इतना लंबा लेसन रीड करने के बाद, ठीक है? ये पॉलिटिकल के लेसन बेटा ऐसे ही होंगे थोड़े पेचीदे से। एक बार मैं आपको इसकी समरी करा दूं, पूरा रीडिंग कराने के बाद फिर मैं इसकी समरी करा दूं, जब आपको समझ आएगा। उदाहरण से समझ आ गया आपको? यहाँ पर इसने एक उदाहरण बस लोकतांत्रिक सरकार का इसलिए दिया गया कि बेसिक मेंबर्स चुने गए, लेकिन चुना हुआ कौन नहीं था? परवेज मुशर्रफ, उसी की चली, तो हम उन सरकारों को लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। उसने उदाहरण दिया कि किस किस कार्य को करके उसने अपने आप को सर्वशक्तिशाली बना दिया, लेकिन उस व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों के ने अंतिम निर्णय नहीं लिया। अंतिम निर्णय किसने लिया? परवेज मुशर्रफ ने। तो पहली विशेषता क्या है सरकार की? कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? लोगों के पास। और पाकिस्तान का उदाहरण हम किस लिए दे सकते हैं कि लोकतांत्रिक है? क्योंकि यहाँ अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास थी? राष्ट्रपति, कार्यपालक के पास। ठीक है, समझ आ गया? आप समझ आ गया आपको? हेलो, हाँ। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे बेटा वो मैं भेज दूंगी, शायद आपकी क्लास ऑफ होने का टाइम हो गया। हाँ ठीक है बेटा, चलिए हम नेक्स्ट मिलते हैं कल आपसे। आज के लिए इतना ही काफी है। इसको, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं भेज दूंगी। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग किसी भी लेसन की होगी ना तो थोड़ी ऐसी होगी, अनइंटरेस्टेड से होते हैं पॉलिटिकल, लेकिन आज की जो हमारी करंट जो टॉपिक्स हैं जितने भी पॉलिटिकल से बनते हैं, हमारे लीडर्स हैं, हमारी चुनाव प्रणाली, हमारी संघीय व्यवस्था है, हमारा संविधान है, सभी की नॉलेज इससे मिलेगी। शुरू शुरू में थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन फिर इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आ गया ना, पाकिस्तान वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, थोड़ा सा क्लियर हो गया, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ी सी ऐसी है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमें तो क्वेश्चन समझ आने चाहिए, मतलब इससे होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? बच्चे बहुत कम जुड़ रहे हैं बेटा, बच्चों को आसपास वालों को बोलो आप, जो आपके लिंक में। ठीक है, हाँ जी, काम उतार लेना। आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। आज पॉलिटिकल का पहला लेसन शुरू हुआ है, इसकी विशेषताएं बताइए, इसके रूप बताएं। ठीक है, अब आप लेफ्ट आउट कर दो क्लास को, मेरी क्लास का नेक्स्ट का टाइम हो रहा है। ओके, हाँ जी। खाना ऐड तो कर दूंगी। हेलो बेटा, नाउ यू कैन लीव आउट। हेलो, हाँ जी सचिन, क्या बात है? सचिन,